नमस्कार दी सारांश पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शादाब सिद्दीकी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो देश की गंगा जमुनी तहजीब को धूमिल तो करती ही है, साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक समरसता को भी बिगाड़ कर उन्माद फैलाने का काम करती है। लेकिन इससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि इसी साल 2 अप्रैल को करौली जिले में नव संवत्सर बाइक रैली के दौरान लोगों पर पथराव किया गया था, जिससे हिंसा भड़क गई और उपद्रवियों ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों और 3 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया था। इस हिंसा में 43 लोग घायल हुए थे। बाद में जिले में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर कर्फ्यू लागू किया गया था। करौली की हिंसा के बाद 2 मई को ईद की पूर्व संध्या पर जोधपुर के जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे। इसमें पथराव और तोड़फोड़ हुई थी। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण कर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था और कर्फ्यू लागू किया गया था। इसी तरह 5 मई को भीलवाड़ा के सांगानेर इलाके में एक शादी समारोह के दौरान खाना बनाने वाले 2 युवकों पर हमला और बाइक जलाने के बाद यहां भी तनाव बढ़ गया था। ये तो महज कुछ वाकये भर है। इनके अलावा भी ऐसी ही कई घटनाएं हाल के समय में देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल चुकी है। राजस्थान के करौली, भरतपुर, जोधपुर, झालावाड़ और हनुमानगढ़ समेत देश में कई जगहों पर सामने आए उन्माद के बाद कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल भी नजर आया था। ऐसे में इन तमाम वाकयों के बीच सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आखिर क्यों इस तरह का माहौल अचानक से फैल जाता है। क्या इस तरह की भावनाएं लोगों में एकाएक जन्म लेकर हिलोरे मारने लगती है, या फिर कुछ और है जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आती है और देश की धार्मिक समरसता को उन्माद में तब्दील कर देती है। आखिर क्या है इन तमाम सवालों के जवाब? क्यों देश में फैलता है इस तरह की अराजकता का माहौल और क्यों सुलग रहा है देश? कौन फैला रहा है द्वेष? आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह के सवालों के जवाब। इसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जो इन तमाम पहलुओं पर क्या सोचते हैं। आइए जानते हैं। इसमें मेरा निवेदन करना ये है कि जो वर्तमान जो देश के हालात हैं वो काफ़ी टिपिकल हालात हैं। जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब चुनाव आते हैं तो वोट का इस्तेमाल करके शासन चलाते हैं, तो उस वक्त वे ये लोग भूल जाते हैं कि देश का युवा भी है, देश का बेरोज़गार भी है, और जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए संसद में इनको योजनाएं बनानी चाहिए। तो पिछले 10-12 साल से ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनी है। उससे क्या एक बेरोज़गारों का एक फौज सी खड़ी हो गई है और आर्थिक विषमता है ये इतना बढ़ गई है कि गरीब तो और गरीब हो गया है और अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया है। और जो हालात जो वर्तमान जो देश के हैं, वो देश के हालात में जो पूंजीपति वर्ग है ना, यूँ लगता है कि हमारे देश की जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं जो हम लोगों ने बनाई है, जनता की मेहनत से जो हमने तैयार की थी, उसको बेचा जा रहा है। ये आप मान लीजिए रेलवे को बेच दिया है, बीमा निगम को बेच दिया है, एयरपोर्टों को बेचा जा रहा है। तो हालात ऐसे हैं कि पूंजीपति वर्ग और जो श्रमिक वर्ग, दो एक ऐसी कैटेगरी खड़ी हो जाएंगी देश के अंदर कि असमानता है ये बढ़ती जाएगी, फिर वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो बेरोज़गारी की आड़ में ये क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि संसद में एक संयुक्त अधिवेशन बुलवाना चाहिए। जो सरकारी योजनाएं आप बना रहे हो तो इसमें पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए, देश हित को सोच करके
और योजनाओं को बनाने के साथ ही उनको कार्यान्वित करने की योजना भी जो आम व्यक्ति तक उसका फ़ायदा पहुंच सकते हैं। वरना हालात देश के बड़े ख़राब हैं, ऐसे हालात तो कभी ख़राब नहीं हुए। जैसे ये अग्निपथ योजना जो सरकार ने बनाई है, जिसमें 4 साल की नौकरी देंगे, इस योजना में अग्नि ही अग्नि पूरे देश में नज़र आ रही है, पथ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? इसमें मेरा ये है कि जब संसद बनी हुई है तो संसद में जब आप अग्निपथ योजना लेके आ रहे हो तो इस पे डिबेट करनी चाहिए थी। जी, युवा वर्ग को बताना चाहिए था भाई इसके ये फ़ायदे हैं। हम भी चाहते हैं हमारा देश का हर नागरिक सेना में जाए, भर्ती हो, लेकिन आप उसका मतलब ये नहीं कि उसको 4 साल आपने नौकरी दे दी और उसके बाद में उसको बेरोज़गार कर दिया। उसके भविष्य की जो योजनाएं हैं उसको भी आपको लोगों को बताना पड़ेगा, वरना तो ये 4 साल बाद में फिर अराजकता का सा माहौल युवा वर्ग में फैल जाएगा। फिर वो उनकी जो एज है वो निकल जाएगी, तो उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी फिर। आपको लगता नहीं कि ये इसमें इंटरनेशनल लेवल पर देश की कहीं साख को नुकसान पहुंच रहा हो? क्या कहना आपका इस बारे में? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो अभी जो एक पार्टी विशेष के अंदर जो एक ड्रामा हुआ है, उस ड्रामे के अंदर यूँ लगता है कि देश में 2 वर्ग बन गए हैं। और ये जिस हिसाब से धरना प्रदर्शन जो आंदोलन जो चल रहा है ना, इससे देश की छवि को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को नुकसान पहुंचा है। कि हमने जब आज़ाद भारत की एक कल्पना की थी तो उसमें हिंदू और मुस्लिम बराबर के भागीदार थे। हिंदू भी शहीद हुए हैं, मुस्लिम भी शहीद हुए हैं। तो जो हमारी गंगा जमुना जो तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, इसको आघात पहुंचनी बहुत बड़ा। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया और हमने अगर देश हित के बारे में नहीं सोचा, ये धार्मिक उन्माद, धार्मिक भावनाएं, इनको चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनको भड़काने से तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां केवल अपना राजनीतिक हित तक सीमित रहती हैं और वो राजनीतिक हित साधने के लिए ही इन चीज़ों को ज़्यादा वो करती हैं। तो आम जनता को, आम पब्लिक को देश हित में सोचना चाहिए, ऐसी भावनाओं में नहीं भड़कना चाहिए। क्योंकि देश हित सर्वोपरि है। जब देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। नरेश जी बताएं, आज पूरे देश में अराजकता का माहौल है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या है इसके पीछे कारण? देखिए सदाब जी, अराजकता शब्द जो है वो एक ही बड़ा गंभीर शब्द है। अराजकता का सर्वप्रथम अपन देखें तो ये पता चलता है कि अराजकता का मतलब ये होता है कि देश में कोई प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं है, संवैधानिक ढांचा पूरी तरह से वो तहस नहस हो चुका है। ऐसा इस देश में कुछ नहीं है, कानून अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। अब कुछ लोग हैं वो टिक्का टिप्पणी तरह तरह की कर देते हैं, तो हर का अपना ज्ञान है। और अपने राजस्थानी में कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। अगर मुझे ज्ञान की कमी है और मैं ऐसा विषय जिसके बारे में जानता नहीं और उसके बारे में अपना ज्ञान देने लग जाऊँ, तो उसको देश में अराजकता नहीं घोषित किया जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपके इस शब्द को थोड़ा सा स्वीकार नहीं करता हूँ। मेरा एक दूसरा सवाल और आपसे, अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में अग्नि ही अग्नि नज़र आ रही है, पथ कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखिए, भारत सरकार का ये देखें तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वाकांक्षी कदम है भारत सरकार का। भारत की सरकार का सोचना ये है, जो कि लंबे समय से चला भी आ रहा है, बहुत से विकसित देशों में भी है, कि देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम 2 साल सेना में देने चाहिए, जिससे कि कभी भी कठिन समय में भारत, मैं बीच में बात छोड़ रहा हूँ, भारत जैसे कि आसपास में विरोधियों से घिरा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान, एक साइड में पाकिस्तान है, एक साइड में चीन है, छोटे छोटे आतंकवादी संगठनों से घिरा हुआ है। कोई भी विकट स्थिति ऐसी, आपात स्थिति ऐसी आ जाए कि नागरिकों को राष्ट्र रक्षा में अपनी भूमिका निभानी पड़े, तो भारत का नागरिक अगर ट्रेंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात नौकरी की, तो 100 लोगों को लेना है, 25 लोगों को सेना में एडजस्ट करना है, सेना में पक्की नौकरी मिलेगी। बाकी लोगों को अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, बहुत से कॉरपोरेट घराने हैं, उनमें उनको जॉब मिलेगी। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कोई विरोध से। अब कोई चीज़ है कि किसी को समझनी नहीं है। कल मैंने एक वीडियो देखा था, मैं किसी दिव्यांग का मजाक नहीं बनाना चाह रहा हूँ, एक वीडियो देखा था, उसमें आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें एक दिव्यांग व्यक्ति है वो बस के शीशे फोड़ रहा है। अब आप ऐसा ये बताइए मुझे कि कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उसको तो सेना में नहीं जाना। तो ये प्रायोजित कार्यक्रम है कि किसी न किसी तरीके से देश के संघीय ढांचे पे चोट की जाए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को बदनाम किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि विपक्षी पार्टी जो है वो अराजकता फैला रही है देश के अंदर?
अब मरते को क्या चाहिए, सेवाड़ का सहारा। जब मरने चले हैं तो थोड़ी तो संजीवनी ढूंढ रहे हैं अपने लिए की तलाश की जाए। क्यों देश की जनता ने, भारत के जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। न तो इनका जातिवाद का नारा चला, न इनका धर्म का चला, कुछ नहीं चला। बस नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विजय रथ बढ़ते जा रहा है। और प्रतिपक्ष जो है, नहीं, सरकार महंगाई को लेकर है, रोजगार को लेकर है, भ्रष्टाचार को लेकर उस पर ध्यान नहीं दे रही। जो अदर दिशा में सरकार जो है अलग नीतियाँ बना रही है, देश को गुमराह कर रही है। देखिए, क्या लगता है आपको? महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, ये गंभीर विषय है। आप सही कह रहे हो कि जब से कोविड आया है उसके बाद से महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई बढ़ने का सीधा, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को समझता हूँ। जब प्रोडक्शन नहीं होगा, या प्रोडक्शन का मांग तो जो की त्यों है, और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। फैक्ट्रियाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको याद तो होगा ना कि जब 70-75 रुपये पेट्रोल हुआ करता था तो यही बीजेपी के लोग जो है, विपक्षी पार्टी के लोग जो है, कोई घड़े लेकर पहुँच जाते थे, कोई सिलेंडर लेकर पहुँच जाते थे, रास्ता जाम करना, आंदोलन करना। आज 1000 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल ये गैस सिलेंडर हो गया, 100 के पार पेट्रोल हो गया। अब आपको लगता नहीं कि देश में महंगाई है? प्रतिपक्ष जब भारतीय जनता पार्टी थी तो मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका निभाती थी और उनका दायित्व था। आज ये स्थितियां, परिस्थितियां, तो उसमें आप देखें, आप जैसे पेट्रोल डीजल की आपने बात करी, तो राजस्थान प्रदेश की अपन बात कर लें कि वेट भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रदेश में ही है। नहीं, गहलोत साहब भी तो सोचे। नहीं, अभी आपने कहा कि साहब जब प्रतिपक्ष जो है मजबूत नहीं था, तो अब आप ये मानने के कांग्रेस जो है या अभी वर्तमान में प्रतिपक्ष मजबूत नहीं है? नहीं, कांग्रेस केवल अपने परंपरागत जो वोट बैंक है उस पर टिकी हुई पार्टी है। पिल्लर इसके ढह चुके हैं, कभी भी धराशायी हो सकती हैं, इसलिए कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, शेष कुछ नहीं बचा। तो उसी चीज़ का आप जो है फ़ायदा उठा रहे हो, यही मतलब है आपका? चलो अंदर रिकॉर्ड करो, क्यों ना उठाएं। और अब हमारे साथ अगले हमारे मेहमान हैं सत्यजीत बिचर साहब। आप एसएफआई के बड़े नेता भी हैं, और आज का जो वर्तमान जो स्थिति है पूरे देश के अंदर अराजकता को लेकर, उस बारे में इनसे पूछना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है पूरे देश में अराजकता का माहौल है। सर, दरअसल अपने इसकी जिम्मेदारी देखें कि जिस तरह का माहौल पिछले 7-8 सालों से पूरे देश के अंदर बनने जा रहा है, इसके पीछे 2014 में जब मोदी की सरकार केंद्र के अंदर आई है, उसके बाद में लगातार जिस तरह से हर वर्ग पर हमले करने की कोशिश की है। पहले किसानों के ऊपर हमले करने की कोशिश की, कानून लाकर उनकी किसानी छीनने का प्रयास किया। अभी जो हालात नव युवकों का है, अभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर युवा इस बात को लेकर उतरे थे कि हम सेना में एक परमानेंट भर्ती के रूप में जाया करते थे, उसमें देश सेवा के भी जज्बा हुआ करता था। आज उसको भी एक अडानी और अंबानी कहने के लिए उसको ठेके पर देने का काम किया है और अग्निपथ और अग्निवीर नाम लेने का काम किया है। और जिसकी हालत यह है कि 17 से 21 वर्ष का यदि नौजवान 4 साल के लिए ही ठेके के ऊपर नौकरी करेगा और उसके बाद में पूरा जीवन उसके सामने पड़ा है, जो अंधकार में है, ऐसी स्थिति है। दूसरी ओर अपन देखें कि जिस समय से मोदी सरकार इस देश के अंदर आई है, हर एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को बेचने का काम किया। आप BSNL देख लें, भेल देख लें, रेल देख लें, एयरपोर्ट देख लें, LIC देख लें, ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। पूरे देश की आज़ादी के बाद से लेकर उसको खींचने का काम किया, आम जनता के टैक्स से उसको बढ़ाने का काम किया, और वो एक फ़ायदे का सौदा हुआ करती थी, उस तमाम को बेचने का काम किया है, जिससे तमाम युवा वर्ग आज बेरोज़गारी की दर की ठोकरें खा रहा है। बेरोज़गारों के सामने आज सबसे बड़ा एक ये दिख रहा है कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे, किसी को कोई आगे दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ है केंद्र की सरकार और उसके मंत्री, उसके चेले, तमाम के तमाम लोग इस बातों के ऊपर लगे हुए हैं, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं शिवलिंग के नाम पे, यानी उस हिसाब से लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धर्म और जाति के अंदर बटे रहें और ये लूट के इस देश को खा जाएं। आज जिस बात को लेकर देश के अंदर सत्ता के अंदर आए थे कि हम 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ को रोज़गार देंगे, हर खेत को पानी देंगे, कहाँ मिला वो? बताइए इस बात को। और यदि ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो लोगों में आक्रोश निश्चित रूप से होगा। हमने आक्रोश पिछले 13 महीने तक लगातार हमने देखा है, देश की तमाम सड़कों के ऊपर किसान लड़े,
पूरी शांतिप्रिय ढंग से लड़के और उस केंद्र की सरकार को भी झुकाया। अभी जो अग्निपथ के ऊपर पूरा देश के अंदर जो लगा हुआ है नौजवान और आज लड़ रहा है, निश्चित तौर पर इसमें भी इस देश की केंद्र सरकार को मुक्ति खानी पड़ेगी। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सिर्फ और सिर्फ अपना और अडानी और अंबानी दिख रहा है, न किसी जनता से मतलब है, न किसी परिवार से मतलब है। जबकि ये देश अपना सेकुलर देश था, यहाँ तमाम लोग भाई बहन की तरह रहते थे, हर धर्म के लोग अच्छी तरीके से यहाँ रहते थे। उन तमाम में अविश्वास पैदा करने का काम भी इस 8 साल के अंदर करने का काम किसी ने किया है, तो इसी नरेंद्र मोदी ने किया और इसकी नीतियों ने किया है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली से न चलकर नागपुर से RSS के कार्यालय से चल रही है और जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी जो अपना एजेंडा लगा रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि हम हिंदू का भला करेंगे, परंतु हिंदू के अंदर भी उन्होंने बांटने का काम किया है। अपर क्लास के लोग हैं उनको अलग किया है, जो दलित लोग हैं, आज दलितों की हालत सबसे ज़्यादा इस टाइम के अंदर यदि सबसे ज़्यादा यदि ख़राब किसी की हुई है तो वो दलित की हुई है और वो दलित हिंदू भी है। तो हम ये देखेंगे अराजकता का सीधा जिम्मेदार वो होता है जो सत्ता के अंदर होता है। उसके लिए आम जनता को आप दोषी किसी भी सूरत में नहीं बता सकते। ये देश की सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी है कि देश को किस दिशा के अंदर ले जाना है, देश को विकास की ओर ले जाना है या विनाश की ओर लेके जाना है। ये कुछ पूंजीपतियों को पालना है या पूरे देश के आम लोगों को पालना है, ये जिम्मेदारी देश की सरकारों की है और स्टेट की सरकारों की है। वकील साहब, चारों ओर अग्नि ही अग्नि है, पथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सरकार ने किस तरह की योजना जो शुरू की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें यह है कि सरकार कोई भी योजना शुरू करे उससे पहले गजट नोटिफिकेशन निकाले, जनता को उस योजना से अवगत करवाए, जनता के व्यू ले कि इस योजना से उन्हें क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। जनता के व्यू आने के बाद ही किसी भी योजना को लागू किया जाए, जिससे इस प्रकार की अराजकता उत्पन्न नहीं हो तथा न ही लोग इस प्रकार से विवादों की स्थिति को उत्पन्न करें। यदि किसी योजना को अपन लागू करते हैं तो उससे पहले हर वर्ग का, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे वृद्ध है, हर वर्ग को, महिला है चाहे पुरुष है, हर वर्ग को उससे अवगत करवाया जाए और अवगत करवाने के बाद हर वर्ग पर क्या क्या उसका प्रभाव पड़ेगा यह जनता को बताया जाए। जनता यदि उससे संतुष्ट होती है और सरकार को भी ये लगता है कि ये आगे चलकर योजना जो है वो कारगर सिद्ध हो सकती है, तभी उस योजना को लागू किया जाए। नहीं, आज जो अराजकता है, अराजकता को लेकर पूरे देश में तोड़फोड़ हो रही है, पूरी जो है सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, फूंका जा रहा है, उसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं मुख्य रूप से? इसके पीछे मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो किसी भी व्यक्ति को ये जागरूक होने नहीं देते कि ये वास्तव में जो योजना लागू की गई है वो अच्छी है या बुरी है। प्रत्येक जो राजनीतिक दल है वो ये देखता है कि यदि दूसरे राजनीतिक दल द्वारा कोई योजना पारित की जाती है तो उसे उसका, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसका उसे विरोध करना ही होता है। यदि प्रत्येक राजनीतिक ग्रुप एक जगह बैठकर इस बारे में मंथन करें कि जो योजना अपनी सरकार के लिए, अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए अच्छी होगी, उस योजना को लागू किया जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सरकार के जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों से जो है भटकाया जा रहा है लोगों की जो है नज़रें घुमाई जा रही, लोगों को हटाया जा रहा है। बेरोज़गार इस मुल्क के अंदर इतनी जो है फैली जा रही है कि वो बेरोज़गार की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से हमारे नौजवान युवा है जो मतलब एजुकेटेड हैं, वो बेचारे रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको रोज़ी नहीं मिल रही। कोई जो है ब्रेड पकौड़ा बेच कर अपना गुजरान कर रहा है, कोई कुछ। तो इस तरीके से सरकार को इस चीज़ की तरफ निहायत तवज्जो देने की ज़रूरत है। युवा नौजवान जो आज सड़कों पर उतरा है उसकी वजह यही है कि मुल्क जो है बहुत बुरी स्थिति में जा चुका है। मुल्क की इकनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं, लोग महंगाई से परेशान हैं। आज तेल को देखो, तेल कहाँ पहुँच रहा है, सिलेंडर की कीमतों को देखो, सिलेंडर कहाँ पहुँच रहा है। लोगों का एक दिन का गुजरान बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम सरकार से ये दरख्वास्त और अपील करते हैं कि जो बेरोज़गारी है और इसी तरीके से महंगाई, इसकी तरफ ध्यान दे, ना कि दूसरे मुद्दों की तरफ। दूसरे मुद्दों से बिल्कुल सरकार अपना आप को दूर रखे और ना लोगों के दरमियान में नफ़रत फैलाए और ना नफ़रत की कोई ऐसी बात करें कि लोग आपस में एक दूसरे से टकराएं, देश का माहौल ख़राब हो, देश बदनाम हो। इस तरफ से बिल्कुल जो है लोगों को दूर रहना चाहिए और सरकार जो ऐसे मुद्दे ना लावें जिससे लोग आपस में एक दूसरे के बारे में नफ़रत अंगेज़ बयान करें, नफ़रत करें। तो मेरी गवर्नमेंट से, सरकार से यही अपील है कि जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, इसकी तरफ जो है खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। हमारे मेहमान है प्रभात जी एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट हैं सीकर कोर्ट में। आज
दिनों से जानेंगे कि पूरे देश में अराजकता का माहौल है, आखिर कौन है इस बात का जिम्मेदार? मैं इस मामले में ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में इस भारत देश के अंदर जो असंयमता का जो माहौल चल रहा है, उसके पीछे एक तो ये जो बड़े धर्मावलंबी अपने आप को बता करके और जनता के बीच में अपने अपने धर्मों की जो बातें जो थोपते हैं, उसमें एक दूसरे की यानी काट करके और जनता के बीच में एक तरह से वो नफरत है जो पैदा कर रहे हैं। एक तो मैं सबसे ज़्यादा है जो उनको जिम्मेदार है जो मानता हूँ। दूसरा मैं जिम्मेदार मानता हूँ सरकार की नीतियों को कि भारत देश में जो इस प्रकार का माहौल है वो पहले नहीं था, और जब से है जब भारत देश के अंदर जो सरकार बनी है, उस वर्तमान जो सरकार है उसकी जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और नीतियों के पीछे कारण ये है कि यदि भारत सरकार इस देश के युवा को रोजगार से जोड़ती और इस देश के स्वाभिमान से जोड़ती या और इस देश के लिए उद्योग धंधे वगैरह स्थापित करने के लिए जोड़ती, तो मैं समझता हूँ कि ये युवा अपने है जो इससे रोजगार के लिए उस साइड में है जो जाता, वरना है जो आज की तारीख के अंदर सिर्फ एक ये जो दिमाग में रहती है और वो ये रहती है कि किस प्रकार से जो इस देश के अंदर नौकरी कराई जाए, ये इसके लिए। और अब बढ़ते हैं अगले मेहमान की ओर। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं मुजम्मिल हयात और टीटू भाई। आप जौहरी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर आपका कारोबार है। और टीटू भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू। टीटू भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूरे मुल्क में चारों ओर अराजकता ही अराजकता है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसमें काफ़ी गलतियां रही हैं, क्योंकि हम कई सालों से हमारा गंगा जमुना तहजीब से हम लोग रहे हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे मिल बांट कर रहते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से आपने देखा होगा कि सरकार की जो नीतियां हैं उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान भी हैं। इन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वो नोटबंदी का किया था। मेरा मानना ये है कि किसी भी देश में अगर नोटबंदी होती है तो उसके बाद उस देश की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी असर पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के काम करवा रही है जिससे कि लोगों का ध्यान भटके। आप देखिए, आजकल रोजगार की कितनी बड़ी समस्या है। आप किसी भी घर में जाएंगे, आपको हर घर में बेरोजगार नौजवान बैठे हुए मिलेंगे। हमें कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि हमारी सरकार कोई भी ऐसा काम कर रही है जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले या लोगों को थोड़ा सुकून मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह कहना है कि बिल्कुल इसके पीछे सरकार का पूरा जो है हाथ है। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि सरकार सारे साधन और संसाधन सरकार के पास ही है। सरकार के पास सब कुछ है। सरकार जैसा चाहे कर सकती है। सरकार इन चीजों पे कंट्रोल भी कर सकती है। ठीक है, अब अगर दो समुदाय के लोग आपस में लड़ते हैं तो सरकार को चाहिए कि जो भी गलत लोग हैं उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई जगह पर देखा गया है कि सरकार की कार्रवाई भी एक तरफा होती है, तो इससे क्या है, लोगों में अच्छा संदेश जाता नहीं है। मेरा यह मानना है कि हम इतने अच्छे देश में रहते हैं जहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी समुदाय के रहते हैं, सभी जाति के रहते हैं। अगर हम सब लोग एक मिलकर हमारे देश के लिए काम करें, हमारा देश तो बहुत तरक्की कर सकता है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे टीटू भाई, जैसा कि आपका विदेशों में भी कारोबार रहा है, इस तरह के माहौल से और वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको लगता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख खराब होती जा रही है? देखिए, अभी कुछ सालों में तो मैंने भी ये महसूस किया है, क्योंकि बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं भी विदेश में था तो मुझसे कहा गया, लोगों ने बोला कि आप बड़े लकी हैं, आप इंडिया में पैदा हुए, क्योंकि पूरी दुनिया में उस टाइम के अंदर, मैं आपको 2011 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पूरी दुनिया में स्लम था इकोनॉमिक। लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि आप बहुत लकी हैं, आप इंडिया में पैदा हुए, वहाँ पर आज भी स्लम का कोई असर नहीं है। लेकिन आज बात ऐसी है
कि देखिए महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, डॉलर की रेट दिन पर दिन बढ़ रही है, हमारा रुपया गिरता जा रहा है, और ये जो बातें हो रही हैं इसके साथ साथ हमारी सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बजाय ये जो अराजकता फैली हुई है या ये जो बातें हो रही हैं, इसका अभी पिछले कुछ 1-2 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, और जो बाहर के अंतर्राष्ट्रीय मुल्क हैं उनकी नज़र में थोड़ी हमारी छवि खराब हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तुम्हारी शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं हमारे अगले मेहमान की ओर। हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से मोहम्मद रेहान एडवोकेट। मोहम्मद रेहान साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में अराजकता का माहौल है, जगह जगह आगजनी हो रही है, जगह जगह जो है तोड़फोड़ हो रही है, सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? वकील साहब। इसके पीछे सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है जी सरकार है जी। सरकार को चाहिए कि इन सब बातों से ऊपर उठकर देश की उन्नति, तरक्की और खुशहाली के बारे में सोचे। जी जी। आज देश में इतने शिक्षित युवा लोग हैं, इतने शिक्षित हुए हैं, लेकिन रोजगार के लिए भटक रहा है। गरीब तबका है, महंगाई को लेकर त्रस्त है। तो ये जो फालतू और बिना वजह की योजनाएं सरकार बना रही है और बेरोजगारों पर जबरन थोपने की कोशिश कर रही है, वो देश हित में कतई नहीं है। जी जी। तो आप ये मानते हैं कि बिल्कुल जो अग्निपथ योजना सरकार ने लागू की है वो बिल्कुल कतई गलत है? बिल्कुल गलत है वो। जी जी, बिल्कुल गलत है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले मेहमान की ओर। हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अख्तर खान अकेला। अख्तर खान साहब जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रूबरू। शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया। मुल्क में जो अराजकता है का माहौल है, आखिर क्या है इसकी वजह? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश के अंदर वर्तमान में जो सरकार है जी, वो निश्चित तौर पे 100% नहीं, 1000% जो है बिल्कुल फेलियर सरकार है। जी जी। जो एक राजा का धर्म होता है कि लोगों की सुरक्षा करे, उन्हें संरक्षित करे, उनको प्यार मोहब्बत सलीके से जीना सिखाए, उनको कानून का राज स्थापित करे, भाईचारा सद्भावना बढ़ाए, भूख और गरीबी और बेरोजगारी से उन्हें निजात दिलाए, मुल्क की तरक्की करे, महंगाई से देश को बचाए। इस मामले में सरकार 100% फिसड्डी साबित हुई है। बड़े अफसोस की बात है कि इस लोकतंत्र के जो संरक्षक होते हैं, चाहे सो मोटो संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज हों, मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, महिला आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, दूसरे जो व्यवस्थाएं जिनको हडल बनाने के लिए लगाया जाता है कि कहीं अराजकता हो तो उसको रोकें, तो वो भी मुखदर्शक बने हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही संजीदा तरीके से अपनी राय रखी। और अब बढ़ते हैं अगले मेहमान की ओर। जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रीति अरोड़ा। प्रीति, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे शो के लिए बुलाया। मेरा सवाल है आपसे प्रीति, मुल्क के अंदर जो जगह जगह अराजकता का माहौल जो फैल रहा है, मुल्क में गंगा जमनी तहजीब धूमिल होती जा रही है, चारों ओर नफरतों और धर्मों के नाम पर उन्माद ही उन्माद देखने को मिल रहा है। आखिर आपकी नजर में ये कौन है इसका दोषी? देखिए, इसमें क्या होता है कि कभी पे आप देखते रहते हैं इस चीज को कि जैसे कई राजनीतिक दल हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिनका जो लेवल है बद से बदतर स्थिति पे जा रहा है। अब वो अपनी स्थिति बचाने के लिए उसका दोष दूसरों पे डालेंगे। वो दूसरों को ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम थे तब स्थिति बहुत अच्छी थी, आज हम नहीं हैं तो इस तरह की स्थिति आ रही है। इसलिए वो ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों में आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, दोनों ही समाज को या यूं कहें कि जातिवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे माहौल खराब होता है। इसी कारण से अराजकता फैल रही है। बहुत अच्छे से हम देखें, समझ की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम वर्ग है वो समझदार नहीं है, वो झगड़ा करना चाहता है या वो अपना अलग से कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि हम अलग हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। ये तमाम राजनीति है जो सिर्फ नेता लोग कर रहे हैं अपने को उठाने के लिए। वर्तमान जो स्थिति है उसमें मंदिर मस्जिद से उठकर भी अपन को अलग से, जैसे मुल्क में बेरोजगारी है, भूखमरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बजाय अपन ये क्यों नहीं सोचे कि भाई मुल्क में जो है महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो,
इस पर किसका ध्यान नहीं जाता? आखिर क्या है इसमें, कौन लोग दोषी है? इसका भी कारण यही है सर, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि ध्यान जाए उस तरफ, क्योंकि सिर्फ अपनी सत्ता बचाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल अपने अपने स्वार्थ का सोच रहे हैं। ये आम जनता के विषय में कोई भी नहीं सोचता। यहाँ सिर्फ राजनीति चल रही है और राजनीति की उसमें आम जनता पिस रही है। नहीं, अब जैसे भारत सरकार ने अग्निपथ जो योजना लागू की है जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मैं इस अग्नि वाली जो आई है इससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, है ना। जो व्यक्ति घर बैठा हुआ है, बेरोजगार है, अगर उसको कुछ सिखा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, उस बीच में वो कुछ तो धनराशि कमा के लेकर आ ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो खाली बैठा है। और अगर उसके बाद वो आएगा तो नेचुरल है कि वो कुछ ना कुछ सीख कर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सीख के, ज्यादा से ज्यादा अगर आर्मी को हम देखें, अगर जब आर्मी में कोई व्यक्ति जाता है तो सबसे पहली भावना जो उसके अंदर आती है वो आती है देश प्रेम की भावना। जहाँ देश प्रेम की भावना आ जाएगी वहाँ राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी। ये आपसी मुद्दे जो है ना, ये अराजकता, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये सब समाप्त हो जाएगा अगर देश प्रेम की भावना आ जाएगी। और ये जो तरीका है ये बिल्कुल ठीक है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, ये होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे अगले मेहमान हैं मोहम्मद आमीन अंग्रेज़, पूर्व पार्षद। आमीन साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि आज वर्तमान में जो हालात हैं पूरे देश के अंदर, अराजकता ही अराजकता देखने को मिल रही है, उसके पीछे आखिर वजह क्या है, क्या कारण है? का कारण है कि बेरोज़गारी, महंगाई, सबसे बड़ा कारण इसका यही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में अपना हिंदुस्तान ऐसा एक मुल्क, देश है जिसकी मिसाल दी जाती है। भाईचारा, गंगा जमुनी जो तहजीब है बहुत ही बढ़िया है और सैकड़ों हज़ारों जो भाषाएं हमारे देश में, मुल्क में बोली जाती हैं और बहुत ही अच्छा भाईचारा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये अराजकता जो है क्यों फैल रही है, इस पर गौर करना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले मेहमान की ओर। डॉक्टर खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज के संस्थापक हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी शादाब जी, मैं आपका बहुत मशनून हूँ, आपने मुझे मौका दिया। जी सर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुल्क में जो अराजकता का माहौल है, आखिर क्या है इसकी वजह? सर, अराजकता के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई सरकार को जो असली मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जैसे बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है और आपसी भाईचारा, और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब भी हमारी बरकरार रहे, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। कुचामन से हमारे साथ जुड़ी हैं जरीन खान, जो निजी शिक्षण संस्थान में प्रिंसिपल के पद पर हैं। ये जो उन्माद हो रहे हैं, ये जो जहाँ जहाँ पूरे देश में अराजकता हो रही है, महंगाई को लेकर भी है, रोजगार को लेकर भी है। जी, तो सर इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कहीं ना कहीं अफसरशाही, तानाशाही, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद या कुछ ऐसे एलिमेंट्स, समाज के एलिमेंट्स जो भड़का रहे हैं बच्चों को, उन्हें गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। अभी जो प्रधानमंत्री ने एक नई योजना शुरू की है अग्निपथ नाम से, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा तो ये विचार है कि जब भी कोई नियम बनता है या नई योजना आती है, उसे बहुत ही ठंडे दिमाग से उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज है उन पे विचार करना चाहिए। अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो उसको अपील करनी चाहिए, उसके लिए मांग उठानी चाहिए और बहुत ही एक सारणीबद्ध तरीके से, एक बहुत ही संयमित तरीके से अपनी मांग रखकर उसको पूरा करवाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, वो राष्ट्र की रक्षा कैसे करेगा? बहरहाल देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले इस अहम मुद्दे को लेकर हमारे साथ जुड़े इन तमाम मेहमानों से आज हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों इस तरह का माहौल फैलता है और ये किस तरह से देश के लिए घातक साबित हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। अगले रविवार को होगी आपसे फिर मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।